वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में और आप लोग को बताऊंगा कि वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट क्यों है और डेटा टाइप्स क्या होता है। सी प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स बना के हम लोग क्या करते हैं और ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये वीडियो बहुत ज्यादा ज्ञान से भरा हुआ होने वाला है, इसलिए कभी भी इस वीडियो को गलती से भी आप लोग मिस मत कर देना। सो गाइस, जिस तरह से एक डब्बा होता है और उस डब्बे के अंदर आप लोग कुछ सामान भर देते हैं और उसी के साथ साथ आप उस डब्बे के अंदर सिर्फ उतना ही सामान भर सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है। उसी तरह जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल भी हमारे पास एक डब्बा होता है, एक खाना होता है जहां पर हम लोग मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करेंगे। अब जैसे कि मान लो मैं आप लोग को एक डिब्बा देता हूं और वो दाल रखने का डिब्बा है, तो आप लोग उसमें दाल डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे। उसी के साथ साथ अगर मैं आप लोग को एक बड़ी बोतल देता हूं तो उसमें आप लोग क्या डालेंगे, उसमें आप लोग पानी डालेंगे, पानी डाल के स्टोर करेंगे और उसमें आप लोग जो है दाल कभी स्टोर नहीं करेंगे क्योंकि वो डिजाइन की गई है पानी होल्ड करने के लिए। उसी के साथ साथ जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं सी में, उनका भी टाइप होता है। जो डेटा टाइप होता है वो ये बताता है कि इसमें किस तरह का वेरिएबल आने वाला है। समझ रहे ना आप मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? वो ये बताते हैं कि इसमें किस तरह का वेरिएबल आने वाला है। अगर दाल की कटोरी है तो उसमें दाल आएगी और अगर पानी की बोतल है तो उसमें पानी ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास कैर, फ्लोट, इन, डबल बहुत तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। सबको एक एक करके ब्रेक डाउन करने वाला हूं इस वीडियो में और ये वीडियो पूरा जरूर देखना। और इस वीडियो के साथ अगर मैं कभी भी कोई भी पीडीएफ चीट शीट वगैरह रिलीज करूंगा तो मैं आप लोग को दे पाऊं, इसलिए नीचे कमेंट कर देना आई वांट द चीट शीट, ताकि मैं आप लोग को चीट शीट दे पाऊं। जैसे ही तैयार हो जाए मैं आप लोग के कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो वापस आऊं वेरिएबल पे। तो वेरिएबल जो होता है एक नाम होता है जो कि हम स्टोरेज एरिया को देते हैं कि भाई यहां पर हम स्टोर करने वाले हैं ये चीज। जैसे कि इंट वेरिएबल हुआ, उसमें इंटीजर स्टोर करूंगा। कैर वेरिएबल हो, उसमें कैरेक्टर स्टोर कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं आप लोग को प्रोग्राम के थ्रू बताता हूँ, वो आप लोग को ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो एक काम करते हैं, चलते हैं अपनी विजुअल स्टूडियो कोड आईडी के अंदर और आईडी के अंदर प्रोग्राम लिख के इस चीज को समझते हैं। आराम से बैठ के आप लोग आराम से पानी वानी पी लीजिए, चाय वाय पी लीजिए और आराम से मेरी बातों को सुनिए बहुत ही ध्यान से, क्योंकि ये वो बातें हैं जो कि मैंने बहुत ही मुश्किल से सीखी हैं और यहाँ पर मैं आप लोग को बहुत ही आसानी से ये सब बातें सिखाने के लिए आया हूँ। इसलिए ध्यान से अच्छे से मेरी बात को आप लोग सुनना। सो गाइस, आज के इस वीडियो का टॉपिक है वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स इन सी। और वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझने से पहले मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहता हूँ फ्लो क्या रहता है हमारे सी प्रोग्राम का एक बार और। अब आप लोग कहेंगे एक बार और मैं आप लोग को क्यों बता रहा हूँ, और उसका रीज़न ये है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स को समझेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले जब आप सी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो होती है हमारी प्री प्रोसेसिंग। अब प्री प्रोसेसिंग में क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग में सिंपली कुछ बेसिक स्टेप्स होती हैं, जैसे कि कमेंट्स का रिमूव होना हो गया और उसी के साथ साथ दो चार और चीज़ें जो कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताई ही दी थी वो होता है। उसके बाद हमारा मेन कंपाइलेशन होता है, उसके बाद असेंबली होती है और उसके बाद एक बार असेंबलर ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट कर देता है आपके प्रोग्राम को। उसके बाद लिंकिंग होती है और उसके बाद जो आपका प्रोग्राम है वो रैम में लोड होता है। अब रैम क्या होता है? रैम में सबसे पहले आपका प्रोग्राम आके लोड होता है। जो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें आके आपका प्रोग्राम लोड होता है और उसके बाद वहाँ से चलता है। तो आपकी रैम, जब भी मैं मेमोरी यहाँ पे बोलूँगा उसका मतलब होगा रैम। तो आपकी रैम यहाँ पर मेमोरी का काम करती है। तो मेमोरी को आप कभी हार्ड डिस्क से कंफ्यूज मत होना। मेमोरी का मतलब यहाँ पर रैम होगा। जब भी मैं बोलूँगा कि प्रोग्राम मेमोरी में लोड हो गया है, इसका मतलब होगा कि प्रोग्राम रैम में आके लोड हो गया है। होता है ना 4 GB की रैम होती है, 8 GB की रैम होती है, तो वो रैम वही होती है। तो रैम जितनी ज़्यादा होती है उतने प्रोग्राम्स आप लोग खोल पाते हो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे प्रोग्राम्स को रैम में लोड होना होता है। तो ये था हमारा बेसिक फ्लो सी प्रोग्राम का। अब ये वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो रैम में आके लोड होता है और उसके बाद वहाँ से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो ये जो हमारा वेरिएबल होता है ये एक नाम है, जैसे कि आपका नाम है उसी तरह ये भी एक नाम है जो कि मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है। अगर ये आपकी रैम है तो यहाँ पर एक लोकेशन है, तो हमारी ये मेमोरी के ब्लॉक्स हैं। मैं भी रफली आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो अगर ये आपकी मेमोरी है, ये मेमोरी ब्लॉक्स में बटी हुई होती है और जो इसकी बेसिक यूनिट होती है उसमें एक 0 या 1 स्टोर हो सकता है। जैसे कि हमको मालूम है कि जो कंप्यूटर होता है वो किसी भी नंबर को कभी डायरेक्टली स्टोर ऐसे नहीं करता है, 0s और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि एक मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम, वही है हमारा क्या, हमारा वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है ये है हमारा मेमोरी लोकेशन को दिया गया नाम, इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं है। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो ये डिक्लेयर किया जाता है। मैं टाइप लिखूंगा और उसके बाद वेरिएबल का नाम लिखूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया
इंट ए और सेमीकोलन लगा दिया। अगर मुझे एक साथ दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ इंट ए कॉमा बी सेमीकोलन, और उसी के साथ साथ मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और सेमीकोलन। तो ये भी एक वैलिड सी स्टेटमेंट है। डिक्लेयर का मतलब है कि मैं अपने कंपाइलर को बता रहा हूँ देखो भाई हम 4 इंटीजर्स को यूज़ करने वाले हैं, एक का नाम है ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी। इन चारों के लिए जगह जो है रिजर्व कर लो। जैसे कि आप लोग याद है ना बोलते थे कॉल करके कि हेलो हाँ भाई मेरे लिए जगह रख देना। कभी भी आप अपने स्कूल वगैरह में जाते थे जहाँ पर सीट जो है आगे की सबसे ज़्यादा अच्छी होती थी, या फिर अगर आप लोग अपनी स्कूल बस में या फिर कॉलेज बस में जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हेलो हाँ भाई मेरी विंडो की सीट रख देना, तो रिजर्व कर देना। तो उसी की तरह जो है वेरिएबल के लिए भी स्पेस को रिजर्व करना पड़ता है हम लोग को, तो वही रिजर्वेशन है यहाँ पर। तो ये रिजर्व कर देता है स्पेस को। अब यहाँ पर आप जो है कंपाइलर को इस बात की गारंटी देते हैं कि आप ये यूज़ करेंगे, और कंपाइलर आपके ऊपर भरोसा कर लेता है, कहता है ठीक है भाई आपको चाहिए 4 सीटें यानी कि 4 इंटीजर वेरिएबल्स, इंटीजर जितनी भी मेमोरी लेता है मल्टीप्लाई बाय 4 वो रिजर्व कर लेगा ए बी सी और डी के लिए। अब इनिशियलाइजेशन होता है वो एक अलग टर्म है। इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आपने वहीं के वहीं जो है वैल्यू दे दी। अब आपने वहीं के वहीं जब वैल्यू देना चाहते हो आप तब क्या करोगे आप, तब सिंपली आप कुछ ऐसे लिख दोगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंट ए इज इक्वल टू 4, यानी कि ए जो है उसके लिए जगह तो रिजर्व कर ही दो और उस जगह में क्या करो 4 को रख दो। यानी कि क्या हुआ कि आपने वो वैल्यू भी जो है अपने वेरिएबल को दे दी। तो सिंपली यहाँ पर आपने इनिशियलाइज और डिक्लेयर एक ही स्टेटमेंट में कर लिया। आप अपने सी प्रोग्राम में कुछ ऐसा भी कर सकते थे, आपने इंट ए लिखा और उसके बाद आपने लिख दिया ए इज इक्वल टू 4, तो ये भी एक वैलिड सी प्रोग्राम है। तो हम लोग सी प्रोग्राम्स आने वाले टाइम में और भी लिखेंगे और इन सब चीज़ों को समझेंगे, लेकिन ये बेसिक्स है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग नोट्स ले रहे होंगे। चलो अब आ जाते हैं रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल में। अब एक वेरिएबल का नाम रखने में क्या रूल्स होते हैं, जैसे कि इंसान का नाम रखने में कुछ बेसिक रूल्स होते हैं कि वो किसी वस्तु का नाम नहीं होना चाहिए। आप किसी इंसान का नाम टेबल या चेयर नहीं रख सकते, उसी तरह या फिर किसी इंसान का नाम आप नंबर भी नहीं रख सकते। तो उसी तरह यहाँ पर सी के वेरिएबल का जो नाम होता है उसके लिए भी कुछ रूल्स जो है डिफाइन किए गए हैं। तो पहला रूल्स हमारे पास यहाँ पर आता है कि कैन कंटेन अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर। ठीक है, तो क्या क्या कंटेन कर सकता है, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर्स। तो ये 3 से मिलकर जो है ये बनेगा। अल्फ़ाबेट से मिलकर बन सकता है, अंडरस्कोर से मिलकर बन सकता है, डिजिट से मिलकर बन सकता है। तो क्या हुआ कि जैसे मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ इंट हैरी, तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। और या फिर मैं लिख दूँ इंट अंडरस्कोर हैरी, ये भी एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अब यहाँ पे सेमी कॉलन से मुझे टर्मिनेट करना पड़ेगा, तो ये तो जो है हमारा प्रोटोकॉल रहेगा थ्रू आउट द कोर्स। आपको याद रखना है सेमी कॉलन हमको लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर ओनली, यानी कि वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, वो स्टार्ट हो सकता है अल्फ़ाबेट से या अंडरस्कोर से। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इंट हैरी या फिर इंट अंडरस्कोर हैरी। अब यहाँ पर मैं हैरी 9 कर दूँ या अंडरस्कोर हैरी 9 कर दूँ तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, वो भी चलेगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूँ इंट, यानी कि मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए 9 हैरी नाम का, तो ये जो है 9 हैरी नाम का जो वेरिएबल है ये एक वैलिड वेरिएबल नहीं है, ये जो है ये एक इनवैलिड नाम है। तो ये जो है कांट स्टार्ट विद अ डिजिट, जैसे कि मैंने तीसरे पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, इट कांट स्टार्ट विद अ डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो हमने पहला पॉइंट यहाँ पर कवर किया, उसके बाद हमने दूसरा पॉइंट कवर किया, तीसरा भी हमने कवर किया कि ये डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अब वाइट स्पेस और रिजर्व कीवर्ड की बात करते हैं। अगर मान लो आपने इंट का नाम इंट ही दे दिया या फिर आपने इंट का नाम लॉन्ग दे दिया, जो कि रिजर्व कीवर्ड है जिनका नाम मैंने आप लोग को बताया था अभी, तो इंट लॉन्ग कर दूं अगर मैं, तो ये जो है एकदम गलत है और ये जो है एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर अगर मैं इंट लॉन्ग करूँगा तो क्या होगा कि ये बोलेगा कि भाई जो लॉन्ग होता है वो होता है हमारा रिजर्व कीवर्ड, आप लॉन्ग नाम नहीं रख सकते, किसी इंसान का नाम टेबल या चेयर जैसे नहीं रख सकते, उसी तरह आप लोग इसका नाम लॉन्ग नहीं रख सकते। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है कवर किया पॉइंट। अब वाइट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ इंट और हैरी स्पेस शुभम लिख देता हूँ, तो ये यहाँ पर एक वाइट स्पेस आ गया, तो ये एक इनवैलिड नाम हो गया। फिर से सेमी कॉलन लगा दूँ उसके बाद भी इनवैलिड ही रहेगा, तो ये एक इनवैलिड नाम हो गया वेरिएबल का। आप लोग स्पेस जो है नहीं लगा सकते। तो मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को ये चौथा पॉइंट भी। अब यहाँ पर पांचवें और छठे पॉइंट में मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं अच्छे अच्छे। तो एक तो यहाँ पर वैलिड वेरिएबल नाम के हैं, जैसे इंट हैरी अगर मैंने लिख दिया तो एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। फ्लोट हैरी 1 2 3 लिख दिया, ये एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। कैर अंडरस्कोर हैरी 34 रख दिया, एक वैलिड वेरिएबल का नाम है। सारे रूल्स को ये सेटिस्फाई कर रहा है। उसी के साथ साथ इनवैलिड वेरिएबल्स तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को यहाँ पर काट के बनाकर दिखा दिए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर आप लोग को दिए हुए हैं। ये एग्जांपल्स भी आप लोग जो है मद्देनज़र रखते हुए अपनी सी प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है छोटी छोटी बातें आप लोग को ध्यान में रखनी है। मैं आशा करता हूँ ये एकदम सिंपल था और आप लोग को समझ में भी आया।
अब यहाँ पर हम बात करेंगे डेटा टाइप्स की। अब ये डेटा टाइप क्या होता है, आप लोगों ने अभी देखा मैं इंट लिख रहा था, वो क्या था, वो हमारा डेटा टाइप था। यानी कि जब भी मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ, मुझे अपने कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए या फिर मुझे एक फ्लोटिंग पॉइंट यानी कि जिसमें डेसिमल होता है उस तरह का नंबर चाहिए, अब या फिर डबल चाहिए यानी कि मुझे एक बड़ा नंबर चाहिए जिसका प्रिसीजन थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो ये जो है हमारे बेसिक डेटा टाइप होते हैं। अब बेसिक डेटा टाइप मैंने क्या बताया आप लोग को, मैंने एक तो आप लोग को बताया एक इंट, एक मैंने आप लोग को बताया कैर और एक आप लोग को बताया फ्लोट, एक डबल। अब ये चार जो होते हैं वो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स होते हैं। अब डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं। डिराइव्ड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जिनको बनाने के लिए बेसिक डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिक डेटा टाइप्स तो मैंने आप लोग को यहाँ पे कवर कर दिया। डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं हमारे जिनको बनाने के लिए बेसिक डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इनका नाम डिराइव्ड होता है कि इनको डिराइव किया गया है बेसिक डेटा टाइप से। तो इनमें हमारे पास आते हैं अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन। चारों को डिस्कस करूंगा डिटेल में, अभी के लिए आप इनको होल्ड पर रख दीजिए। इसके बाद हमारा एक इन्यूमरेशन डेटा टाइप होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और वॉइड डेटा टाइप अभी बता ही देता हूँ आपको। वॉइड का मतलब होता है कुछ नहीं, खाली। तो वॉइड का मतलब सी में होता है खाली, यानी कि कुछ नहीं। तो कुछ नहीं को हम वॉइड बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ डेटा टाइप के साइजेस रखे हुए हैं। मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक लिस्ट बनाता हूँ जिसमें मैंने डेटा टाइप्स और वो मेमोरी में कितना साइज लेते हैं और उनकी रेंज क्या होती है वैल्यूज़ की 32 बिट आर्किटेक्चर के हिसाब से। अब ये आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है, क्या चीज़ कितनी मेमोरी ले रही है, ये आर्किटेक्चर पे टोटली डिपेंड करता है। जैसे कि कैर है, अगर मैं मान लो लिखता हूँ कैर, तो मैंने अगर अपने प्रोग्राम में कुछ ऐसे लिखा, मैंने लिखा कैर सी इज इक्वल टू सी, तो मैंने कहा अब यहाँ पर ये जो सिंगल कोट्स होते हैं ये डिनोट करते हैं कि एक कैरेक्टर है। तो मैंने कहा कि सी के अंदर मेरा ये स्टोर कर दो, तो क्या होगा, ये कितनी मेमोरी लेगा मेरे रैम के अंदर। तो मैंने जैसे कि बताया वेरिएबल कुछ नहीं होता है, मेमोरी के अंदर लोकेशन का नाम होता है। तो जो मेरी रैम होगी, रैम के अंदर वो बोलेगा भाई ठीक है मैं आपके लिए 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स, 1 बाइट इज इक्वल टू होता है हमारे पास 8 बिट्स। तो ये बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। 8 बिट्स और 1 बिट में 0 या 1 स्टोर हो सकता है। तो जो 8 बिट है हमारी वो रिजर्व हो जाएंगी। तो हमारी रैम में जो 8 बिट होती हैं वो रिजर्व हो जाएंगी। अब आपकी रैम कितनी बड़ी होती है इसका एक अनुमान आप लोग को दिलाता हूँ। अगर मान लो आपकी 4 GB की रैम है, अभी तो 32 GB की भी रैम होती है मशीन में, बहुत कॉमन है, लेकिन मान लो 4 GB की रैम है। 4 GB मतलब 1 GB में आपकी होती है 1024 MB। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1024 MB और उसके बाद ये हो जाएगा 4 × 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 KB किलोबाइट। और उसके बाद हो जाएगा ये 4 × 1024 × 1024 × 1024 बाइट्स। और इसी को अगर मैं बिट्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं ये पूरा जो है वो यहाँ पर लिख दूंगा और इसको मल्टीप्लाई में कर दूंगा किससे, 8 से। इतने ज़ीरोज़ एंड वंस आपकी जो रैम है, आपकी मेमोरी जो है वो स्टोर कर सकती है। तो आप इसको कैलकुलेट करके और देखें कि कितना बड़ा नंबर है ये। तो हमारी जो रैम होती है हमारे कंप्यूटर के अंदर उसमें बहुत डेटा आ सकता है, इसीलिए हम इतने बड़े बड़े मूवीज़ और इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स ये सारी चीज़ें चला पाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर है C इज इक्वल टू सी, ये एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है हमारे रैम के लिए, तो वो रिजर्व कर देगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स कॉम्प्लिकेट होते जाएंगे, हम एरेज बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ये सब चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगा अभी, तब क्या होगा कि हमारी रैम जो है एक ही बार में हम बहुत सारी कंज्यूम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रैम है ये बहुत ज़्यादा, ये रैम कम भी पड़ जाएगी आपके कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स के लिए। तो इस बात की समझ आप लोग को थोड़ी होनी चाहिए। अब उसी के साथ साथ हमारा साइंड कैर होता है, अनसाइंड कैर होता है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट साइंड शॉर्ट होता है, अनसाइंड शॉर्ट होता है, एंड साइंड एंड, और इसी तरह हमारे पास फ्लोट और डबल होते हैं। तो ये सारे डेटा टाइप्स होते हैं और ये कितनी मेमोरी लेते हैं 32 बिट आर्किटेक्चर में। तो ये जो है यहाँ पर जो मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं इनको आपको याद नहीं करना है, और ये किसी भी एक ये आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर वेरी करने वाली हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने रट ली कि 32 बिट आर्किटेक्चर के लिए ये है। अगर कोई दूसरा आर्किटेक्चर है यानी कि कोई दूसरी मशीन है जो कि इंस्ट्रक्शंस को कुछ अलग तरह से प्रोसेस करती है, तो वहाँ पर जो कंपाइलर है वो उसको अलग तरह की मेमोरी एलोकेट करेगा। मैंने अक्सर देखा है कि लोग इसको रटवा देते हैं बच्चों को कि कैरेक्टर 1 बाइट लेता है और शॉर्ट 2 बाइट लेता है, इंट 2 बाइट लेता है, कहीं कहीं इंट 4 बाइट भी लेता है। तो कुछ लोगों को रटा होता है नहीं इंट 4 बाइट लेता है। भाई ये आर्किटेक्चर टू आर्किटेक्चर डिपेंड करता है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आप लोग को यहाँ पर अपने कंप्यूटर में लेके चलूंगा और वहाँ मैं आप लोग को विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर दिखाऊंगा 1-2 चीज़ें जो कि इस चीज़ से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहा मेरा विजुअल स्टूडियो कोड। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, मैंने यहाँ पे प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो मैं काम करता हूँ इस प्रोग्राम को ऐसे का ऐसे ही रखता हूँ, एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ size.c के नाम से बनाता हूँ, और मैं काम करता हूँ size1.c के नाम से बना देता हूँ। और यहाँ पर मैं करूँगा क्या, मेन लिखूँगा और
इंटेलिजेंस जो है विजुअल स्टूडियो कोड की, या फिर एक काम करता हूँ यार, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंस के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ, मैं इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करूँगा, कंट्रोल ए वी करके पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं प्रिंट एफ करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा परसेंटेज LU। अब LU जो होता है वो अनसाइंड लॉन्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइज ऑफ और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा, अब यहाँ पर आप लोग देखना जैसे ही मैंने यहाँ पर साइज ऑफ लिखा, मैंने साइज़ ऑफ यहाँ पर लिखा तो ये देखो यहाँ पर मुझे आ गया, ये मुझे दिखा रहा है साइज़ ऑफ। मैं इस पर होवर करूँगा तो ये मुझे सिंपली मुझे बता रहा है कि साइज़ ऑफ फंक्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर अगर मैं इंट लिख देता हूँ, अब इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा GCC size1.c, तो मैं GCC लिख के और साइज़ लिख के टैब दबा दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा और उसके बाद मैं A डॉट लिख के टैब दबाऊंगा और एंटर मारूंगा तो ये देखो 4 प्रिंट हो गया है। तो हमारा जो इंटीजर है वो 4 बाइट्स ले रहा है इस आर्किटेक्चर के अंदर। इसी तरह मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग कैरेक्टर, अनसाइंड इंट, लॉन्ग, इन सारे डेटा टाइप्स के द्वारा ली जाने वाली स्पेस को प्रिंट करें और उसके बाद प्रिंट करने के बाद आप लोग को पता चलेंगी कुछ 1-2 बातें और आप लोग उनको समझिए। गाइस ये एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो ऑपरेटर्स और फंक्शंस हैं वो मैं पढ़ाने वाला हूँ आप लोग को और बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊँगा, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमें कुछ 1-2 बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि हमारे कुछ प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड, ये आप सी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट एफ और उसके बाद आप लोग लिखते हैं %d और उसके बाद आप कॉमा लिख के 3 + 7 लिखते हैं तो आपका जो है वो 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि आप प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए क्योंकि मैं आप लोग को बहुत जल्दी एक एक्सरसाइज देने वाला हूँ जिसमें ये नॉलेज यूज़ होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि आप सबको इस बारे में मालूम हो। तो प्लस माइनस टाइम्स डिवाइड जो है हमारी सी प्रोग्रामिंग में काम करते हैं। उसी के साथ साथ क्या होते हैं कि कुछ बेसिक फंक्शंस जो है, मैंने आप लोग को फंक्शंस के बारे में बहुत हल्का सा आइडिया दिया है, ज़्यादा नहीं बताया, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रिंट एफ और स्कैन एफ के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर %d लिखकर और यहाँ पर m%a कर दूँ तो ये उससे पहले मुझे इंट a करना पड़ेगा, यानी कि a को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसके बाद मैं यूज़र से ले सकता हूँ वैल्यू, यानी कि यूज़र कीबोर्ड से वैल्यू दे सकता है, a के अंदर स्टोर करा सकता है वैल्यू लेकर। तो क्या होगा कि मेरा प्रोग्राम a के अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर देगा जो भी हमारा यूज़र कीबोर्ड के अंदर इनपुट करेगा। तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैंने आप लोगों को 2 फंक्शंस बताए, प्रिंट एफ, स्कैन एफ। इनफैक्ट मैंने आपको साइज ऑफ भी बताया, लेकिन फंक्शंस के बारे में अभी आप ये समझ लो कि ये जैसे कि हमारा मैथ्स का फंक्शन होता है a² + b², तो ये क्या करेगा FAB अगर मैंने लिख दिया a² = a² + b², तो हमारा F11 क्या हो जाएगा 1² + 1²। तो ये क्या कर रहा है, एक इनपुट वैल्यू ले रहा है या 1 या 2 इनपुट वैल्यू ले रहा है, मल्टीपल इनपुट वैल्यूज ले रहा है और एक आउटपुट दे रहा है। तो यहाँ पर F11 की वैल्यू मेरी 1 हो गई। तो इसी तरह हमारा जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल मैथमेटिक्स वाले फंक्शन की तरह होता है, इनपुट लेता है और कुछ आउटपुट देता है। मैं आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। तो ऑपरेटर्स और फंक्शन वो डिटेल में हालांकि मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मुझे एक हल्का सा बेसिक आइडिया देना था कि यार कम से कम इतना आइडिया तो सबको होना चाहिए। उसी के साथ साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा कोई भी नंबर पॉइंट में अगर स्टोर आपको कराना है तो आप फ्लोट और डबल का इस्तेमाल करें। जो हमारा फ्लोट होता है वो 6 या 7 डेसिमल पॉइंट की एक्यूरेसी देता है। ये सिंपली करता क्या है, ये 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है एक रियल नंबर का, क्योंकि 4 बाइट ले रहा है तो 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है। ये मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 4 32, और ये कितना होता है 64। और 32 बिट के इस आर्किटेक्चर में ये क्या हो रहा है, अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 80 बिट्स ले रहा है, ठीक है। तो ये कितनी बिट्स ले रहा है यहाँ पर मैंने लिख दी है। अब इतनी बिट्स में जो नंबर का रिप्रेजेंटेशन है वो मैं करूँगा अगर, तो जितनी भी डेसिमल पॉइंट्स मैं ले पाऊंगा उतने डेसिमल पॉइंट्स जो है यहाँ पर इसका प्रिसीजन हो जाएगा। तो फ्लोट का प्रिसीजन जनरली होता है हमारा 6 से 7 डेसिमल पॉइंट्स। सो गाइस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को डेटा टाइप तो क्लियर हो गया होगा इस वीडियो के साथ साथ। गाइस मुझसे आप में से कई लोग पूछते हैं कि हैरी भाई हम किस तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं मेरी हेल्प करना तो नीचे शेयर बटन दबाकर आप लोग इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दिए। अगर आप लोग का कोई प्रोग्रामिंग का ग्रुप है जो कि आपके स्कूल या क्लासमेट जिसमें हो, या फिर अगर आप लोग किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आप लोग का कोई ऑफिशियल ग्रुप होगा, वहाँ पर आप लोग इस प्लेलिस्ट का जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई है कोर्स प्लेलिस्ट का लिंक, उस ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोग ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और मैं आप लोग के लिए इस तरह के और भी कोर्सेज लाऊंगा जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर, C++, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ। इसलिए इस इनिशिएटिव में मेरी हेल्प जरूर से कीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। गाइस इस कोर्स को जब मैंने बनाया तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आए कि हैरी भाई मैंने तो वीडियो देखे बिना ही लाइक
लाइक कर दिया, यानी कि मुझे आप पे इतना भरोसा है कि आपका वीडियो तो अच्छा होना ही होना है। तो यार दिल से मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जितने भी लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया और इस कोर्स को सक्सेस बनाया, थैंक यू सो मच गाइस। मैं आप लोगों को तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ और आप लोगों से वादा करना चाहता हूँ कि इसी तरह अच्छे अच्छे कोर्सेज आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। आने वाले वीडियोस बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, बस आप लोगों को सारी की सारी एक्सरसाइजेस, क्विजेस और जैसे जैसे मैं आप लोगों को करने को बोलूँ वैसे वैसे करना है, बाकी आपको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। सो यार अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ कैसे करनी है। हो सके तो इस प्लेलिस्ट को आप लोग बुकमार्क जरूर कर देना, इससे पहले ये खो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट भी कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।